नमस्कार। श्री कन्हैयालाल मिश्र जी के जयंती के अवसर पर आदरांजलि अर्पित करते हुए आपका परिचय मैं चंद शब्दों में यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद ग्राम में हुआ। हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के माथे पर सांस लेते चंदन शब्दों का तिलक लगाने वाले पद्मश्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के पास जरूर किसी तांत्रिक जोगी का दिया हुआ सिद्ध नमक था। तभी तो साधारण बोलचाल के शब्दों में उस अद्भुत नमक से वे ऐसा स्वाद पैदा कर देते कि पाठक की आंखें और मन कुंभ में गंगा स्नान के बाद गंगा घाट पर बैठ प्रसाद ग्रहण करने का सुख पाते। दरअसल प्रभाकर जी जिंदगी लिखते थे, कभी निबंध के नाम से, कभी लघु कथा, तो कभी अग्रलेख के नाम से। और लिखते भी कहाँ थे, सीधे जादू टोना करते थे, विचारों पर, जीवन शैली पर। उनका साहित्य जिंदगी से उठता और जिंदगी बांटता था। एक वानगी प्रस्तुत है। पटना का रेलवे स्टेशन। जीवन से तंग आए एक सज्जन रेलगाड़ी से कटकर मर जाने के लिए स्टेशन पर टहल रहे हैं। गाड़ी के आने में देर है, पता नहीं क्या सोचकर सामने बुक स्टॉल से जेब में पड़ी आखिरी अठन्नी देकर नया जीवन पत्र खरीद लेते हैं। प्रभाकर जी का लेख धीरे धीरे जियो जैसे उन्हें ही ढूंढ रहा था। पढ़ते ही उनकी दुनिया ही बदल जाती है। उनकी गाड़ी फिर से आशा उत्साह की पटरी पर आ जाती है और वे घर लौट पड़ते हैं, सफलता के शिखर छूने का संकल्प लेकर। यह प्रभाव था प्रभाकर जी की लेखनी से निकले शब्दों का। लेखन प्रभाकर जी के लिए लोक रंजन का माध्यम नहीं था, वे तो लिखते ही थे नागरिकता के गुणों का विकास करने के लिए। वे कहते थे, हमारा काम यह नहीं कि हम विशाल देश में बसे चंद दिमागी अय्याशों का फालतू समय चैन और खुमारी में बिताने के लिए मनोरंजक साहित्य का मैखाना हर समय खुला रखें। हमारा काम तो यह है कि इस विशाल और महान देश के कोने कोने में फैले जन साधारण के मन में विशृंखलित वर्तमान के प्रति विद्रोह और भव्य भविष्य के निर्माण की श्रमशील भूख जगाएं। ऐसे उदात्त आदर्श को सामने रखकर साहित्य रचने वाले साहित्यकार की कलम ओछे समझौते नहीं कर सकती। उसे तो सूली पर लटकते हुए भी अपनी कलम की धार और पैनी करनी होती है, और यही प्रभाकर जी ने किया भी। उन्होंने अपनी मिशनरी पत्रकारिता के बारे में बड़ी मार्मिक बात कही। यह अनरुके चरण, अनबुझे दीप, अनझुके ललाट और अनथके शिव संकल्प का संघर्ष था। लेखक की भूमिका के प्रति उनका दायित्व बोध इतना गहरा था, इतना। एक इसका उदाहरण देखिए। किसी अवसर पर नेहरू जी ने उनसे पूछा, प्रभाकर आजकल क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, आपके और अपने बात का काम कर रहा हूँ। जब नेहरू जी ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब हुआ इसका? तो प्रभाकर जी ने बड़ा ही सीधा सा जवाब दिया, पंडित जी, आज देश की शक्ति पुल, बांध, कारखाने और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में लगी है। ईंट चूना ऊंचा होता जा रहा है और आदमी नीचा होता जा रहा है। भविष्य में ऐसा समय अवश्य आएगा जब देश का नेतृत्व ऊंचे मनुष्यों के निर्माण में शक्ति लगाएगा। तब जिस साहित्य की जरूरत पड़ेगी उसे लिख लिख कर रख रहा हूँ। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से ही प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे और कहा करते थे, इनमें प्रचार की हुंकार नहीं, सन्मित्र की पुचकार है, जो पाठक का कंधा थप थपाकर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। आदर्शों का साहित्य रचने वाले प्रभाकर जी ईमानदार लेखक थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है, अपने साहित्य में मैं सबका मित्र हूँ, पर पत्रकारिता में मैं किसी का मित्र नहीं हुआ, हाँ शत्रु भी नहीं। उनकी पत्रकारिता न दलों में उलझी न व्यक्तियों में। जो समाज के लिए उपयोगी है उसकी सराहना और जो हानिकारक है उसकी आलोचना। उन्होंने अपनी पत्रकारिता को राजनीति का चारण, समर्थक या विरोधी नहीं बनाया, अपितु राजनीति को सलाह, मशविरा और नेतृत्व देने वाली बनाया। इसीलिए विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि वे रिपोर्टाज के विधा के जनक माने जाते हैं।
इस प्रकार कितनी ही प्रेरणास्पद जीवनियों और बलिदानों के अभिलेख सरस भाषा में आपके द्वारा सुरक्षित किए गए। आपके निबंधों में व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व के लिए आदर्शों के दीपक पथ के दोनों ओर दिए जला दिए गए ताकि रोशनी हमेशा उपलब्ध रहे। इसी कारण वे अपनी पीढ़ी के प्रिय और नई पीढ़ी के पूज्य बने रहे। आपकी ही रचना एक आहुति, इसका एक छोटा सा लेख यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ कि अंगार ने ऋषि की आहुतियों का घी पिया और हव्य के रस चाटे। कुछ देर बाद वह ठंडा होकर राख हो गया और कूड़े की ढेरी पर फेंक दिया गया। ऋषि ने जब दूसरे दिन नए अंगार पर आहुति अर्पित की तो राख ने पुकारा, क्या आज मुझसे रुष्ट हो महाराज? ऋषि की करुणा जाग उठी और उन्होंने पात्र को पोंछकर एक आहुति उसे भी अर्पित कर दी। तीसरे दिन ऋषि जब नए अंगार पर आहुति देने लगे तो राख ने गुर्राकर कहा, अरे तू वहां क्या कर रहा है? अपनी आहुतियां यहाँ क्यों नहीं लाता? ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है राख, आज मैं तेरे अपमान का पात्र हूँ, क्योंकि कल मैंने मूर्खतावश तुझ अपात्र में आहुति अर्पित करने का पाप किया था। इस लघु कथा के साथ ही आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।